जरा सोचो तुम एक अजीबोगरीब गेम शो में पहुंच जाओ जहाँ पर सेकंडों के हिसाब से तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलने लगे, लेकिन चीजें जितनी दिखती हैं उतनी सीधी हैं नहीं। कहानी की शुरुआत जिंसू नाम के एक आदमी से होती है जो एक नदी किनारे खड़ा ये सब सोच रहा था कि कैसे उसकी जिंदगी एकदम झंड है, क्या मजा है इसे जीने में और मैं इस मुसीबत में पड़ा कैसे। असल में जिंसू के एक दोस्त ने उसे ज्यादा पैसे कमाने की एक स्कीम में फंसा दिया था और अपने दोस्त पर भरोसा करके उसने कर्जा लेकर उस स्कीम में पैसे लगाए, जिसके कुछ ही दिनों बाद उसके दोस्त ने उसका फोन ही उठाना बंद कर दिया और अब एक मामूली सा स्टोर वर्कर होने की वजह से अब जिंसू के लिए वो कर्जा चुकाना काफी ज्यादा मुश्किल था। उसने एक साथ कई सारी नौकरियां करने की कोशिश की पर इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ और हर रोज कुछ गैंगस्टर्स उसके घर पैसे मांगने पहुंच जाते थे, जिनसे बचने के लिए आज जिंसू एक फिल्म शूटिंग में घुस गया, जिसके बाद अब वो ये सोचने के लिए कि आखिर इस मुसीबत से कैसे निकला जाए उस पुल पर खड़ा था। लेकिन तभी अचानक से उसके फोन पर कई सारे मैसेजेस आने लगे। ये मैसेज कोई मामूली मैसेज नहीं थे बल्कि उसके बैंक अकाउंट में पैसे आने के मैसेज थे और आखिरी मैसेज में लिखा था कि पैसे इसी तरह आते रहेंगे, अगर तुम चाहते हो कि आते रहें तो चुपचाप एक गाड़ी में बैठ जाओ, जो ठीक उसके सामने खड़ी थी। उसके गाड़ी में बैठते ही वो गाड़ी जिंसू को एक थिएटर में ले गई, जहाँ उसे एक लाल एनवेलोप में कुछ पैसे और कुछ कार्ड्स मिले। उस एनवेलोप में कुछ लिखा भी हुआ था, जिसे पढ़ने के बाद जिंसू को पता चला कि असल में वो द 8 शो नाम के एक टीवी शो पर पहुंच गया था और इस दौरान उन्हें रहने के लिए जगह और खाना भी बिल्कुल मुफ्त दिया जाएगा और हर बढ़ते मिनट के बाद उनके पैसे भी बढ़ते रहेंगे। ये शो या तो टाइम खत्म होने पर या फिर किसी कंटेस्टेंट के मरने पर ही खत्म होने वाला था। एनवेलोप पढ़ने के बाद अब जिंसू के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो टेबल पर पड़े पैसे उठाकर वापस चला जाए या फिर वो किसी नंबर कार्ड को लेकर इस शो का हिस्सा बन सकता है। और कुछ सेकंड्स तक अपने कर्जे के बारे में सोचने के बाद जिंसू 3 नंबर वाला कार्ड उठाकर सीधा शो में घुस गया। अंदर पहुंचकर जिंसू के सामने एक बहुत ही आलीशान जगह थी जहां 24 घंटे का टाइमर भी लगा हुआ था और तभी उसकी नजर सीढ़ियों पर बने 8 कमरों पर पड़ी, जिसे देखते ही वो अपने 3rd फ्लोर के कमरे में चला गया। जहां पहुंचकर वो काफी निराश हुआ क्योंकि उस कमरे में एक नकली खिड़की और कैमरा के अलावा कुछ भी नहीं था। तभी उसकी नजर वहां पड़ी रूल बुक पर गई, जिसमें लिखा हुआ था कि सभी कंटेस्टेंट्स को तुरंत ही गेम यूनिफॉर्म पहननी होगी और उन्हें अपना सारा सामान भी जमा कराना होगा। इसके साथ ही वो अपनी जरूरत की चीजें भी खरीद सकते थे, जिसके पैसे उनके प्राइज मनी से कट जाएंगे, पर मेन रूम में इस्तेमाल किया जाने वाला सामान उन्हें मेन इंटरकॉम से ही मांगना होगा। साथ ही उन्हें रात भर कमरे के अंदर रहना जरूरी था और इनमें से कोई भी रूल तोड़ने पर उनका प्राइज आधा हो जाएगा। रूल्स पढ़ते ही जिंसू ने देखा कि उसके पास अब सिर्फ 1 ही मिनट बचा था और इसीलिए उसने फटाफट अपनी यूनिफॉर्म पहन ली और जैसे ही गेम शुरू हुई तो हर बीतते मिनट के साथ जिंसू के स्कोर बोर्ड पर दिख रहे पैसे बढ़ते जा रहे थे और ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश था। अब उसके दिमाग में सिर्फ अपने कर्जे की कैलकुलेशन चल रही थी कि कितनी देर में उसका कर्जा चुकता हो जाएगा। पर थोड़ी देर बाद उसे बाथरूम जाने की जरूरत महसूस हुई, पर तभी उसे याद आया कि वो चाहकर भी रात को कमरे से बाहर नहीं निकल सकता और इसीलिए उसने इंटरकॉम से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन उसे सामने से ही कोई जवाब नहीं मिला। थोड़ी देर बाद अब जिंसू को ठंड लग रही थी, इसीलिए उसने अपने लिए कंबल मांगने का फैसला किया और तब जाकर उसे पता चला कि ये कंबल की कीमत 1 मिलियन थी। ये सुनते ही जिंसू ने सोने के लिए एक अखबार ऑर्डर कर दिया। साथ ही उसने हल्का होने के लिए एक प्लास्टिक बॉटल का इस्तेमाल किया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि तब तक उसने काफी पैसे कमा लिए थे और तभी उसे एक और कंटेस्टेंट की आवाज सुनाई दी और जब वो कमरे से बाहर निकलकर मेन रूम में आया तो उसे अपनी ही तरह और भी कंटेस्टेंट्स दिखाई दिए। तभी उन लोगों की नजर टाइमर पर पड़ी जो अब 24 घंटे की बजाय 36 घंटे दिखा रहा था और अब तक उन्हें ये समझ नहीं आया था कि आखिर वो लोग सामान कैसे ऑर्डर कर सकते हैं और इसीलिए कंटेस्टेंट नंबर 6 ने अपने लिए सिगरेट और लाइटर मांगने का फैसला किया और जैसे ही उसका ऑर्डर आया तो उन्होंने देखा कि टाइमर पर टाइम कम हो गया था, जिसके बाद उन्हें लगा कि शायद वो लोग टाइम के बदले में चीजें ऑर्डर कर सकते हैं, जिसका मतलब था कि वो जितना ज्यादा सामान मंगवाएंगे उतना ही जल्दी उनका टाइम खत्म हो जाएगा। और इसीलिए काफी देर तक बातचीत करने के बाद उन्होंने 8 प्लास्टिक की बाल्टी, टॉयलेट पेपर, गार्बेज बैग और सिगरेट्स ही मंगवाई। कुछ देर बाद उन सभी को भूख लगने लग गई और ये बात सुनकर सैरा बहुत हैरान थी क्योंकि उसके कमरे में पहले ही 12 मील्स पहुंच गई थी, जिसके बाद उन सभी को एहसास हुआ कि सारा सामान ऊपर वाले फ्लोर में ही डिलीवर होता था पर वो लोग सामान लेकर कमरे से बाहर नहीं निकल सकते थे, इसीलिए उन्हें लिफ्ट से ही सामान भेजना था।
इसके बाद वो सभी लोग सारा के कमरे में गए जो काफी ज्यादा आलीशान था। साथ ही सारा ने अपने लिए काफी कुछ खरीद लिया था क्योंकि उसका पेमेंट रेट काफी ज्यादा था। उसे पर मिनट के हिसाब से काफी ज्यादा पैसे मिलते थे। सबका रेट अलग अलग था, लेकिन नीचे के फ्लोर्स का रेट ऊपर वालों से काफी ज्यादा कम था। असल में जब सारा इस थिएटर में आई तो उसने अनजाने में 8 नंबर चूज कर लिया था और अपने कमरे में आते ही उसने गलती से सिगरेट से अपनी ड्रेस जला दी थी। जिसके बाद उसने तब तक सामान खरीदा जब तक उसका स्कोर कार्ड 0 नहीं हो गया, लेकिन उसका रेट हाई होने की वजह से उसका स्कोर कार्ड जल्दी ही वापस बढ़ने लग गया। और जब उसे खाना भेजा गया तो उसने सभी पानी की बोतल्स का इस्तेमाल नहाने के लिए किया। सारा के कमरे को देखने के बाद वो लोग एक एक करके सभी कमरों में गए, जिनमें से रूम नंबर 1 सबसे छोटा था, जो सैंग गूक नाम के एक आदमी का था। और उस बेचारे ने नंबर 1 सिर्फ अपने पैर में लगी चोट की वजह से चुना था। इसके बाद उन्होंने लिफ्ट की मदद से खाना नीचे भेजा और जब सभी लोग खाना खाने में व्यस्त थे तो वहीं सारा अपने लिए अलग अलग कपड़े मंगवा रही थी। उसके इस बर्ताव को देखकर सभी लोग नाखुश थे, पर तभी उसने उन्हें बताया कि असल में वो लोग सीढ़ियों पर बार बार ऊपर नीचे चलकर अपने समय को दोबारा बढ़ा सकते हैं। और ये पता चलते ही उन लोगों ने बार बार ऊपर और नीचे जाना शुरू कर दिया, पर इसके बावजूद भी टाइमर 0 पर चला गया। पर तभी अचानक से वो दोबारा 24 घंटों पर रीसेट हो गया। उस रात सभी लोगों ने अपने लिए थोड़ा थोड़ा जरूरी सामान मंगवाया। अगले कुछ दिनों तक सभी लोग ऐसे ही ऊपर और नीचे भागते रहे, जिसके चलते वो बहुत ज्यादा थक जाते थे और अब उनके लिए खाना भी कम पड़ रहा था। और इसीलिए उन्होंने खुद को 2 ग्रुप्स में बांटने का फैसला किया और अब खाना सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलने वाला था जो इस दिन ऊपर से नीचे तक भागेंगे। लेकिन अपनी टांग पर लगी चोट की वजह से सैंग गूक ज्यादा तेजी से नहीं भाग पा रहा था और इसीलिए पार्टिसिपेंट 6 ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उसे खींचना शुरू कर दिया। पर तभी सेकंड फ्लोर की कंटेस्टेंट चून जा ने उसकी जगह भागने का फैसला किया और जब 2 दिन बाद सैंग गूक की दोबारा से बारी आई तो इस बार उसकी जगह जिनसू ने ली। और ये देखकर बाकी लोगों का मानना था कि अगर सैंग गूक काम नहीं कर रहा तो उसे खाना भी नहीं खाना चाहिए, जिसके लिए चून जा बिल्कुल तैयार नहीं थी और उसके मुताबिक उन्हें किसी भी इंसान को भूखा रखने का कोई हक नहीं है। अगले कुछ दिनों में सभी लोगों ने अपने अपने कमरों के लिए थोड़ा बहुत सामान मंगवा लिया, पर इसके साथ ही उनके कमरों में कूड़ा भी बढ़ता जा रहा था और इधर सैंग गूक को भागने में हिस्सा ना ले पाने का पछतावा हो रहा था और इसीलिए उसने सारा कूड़ा अपने कमरे में रखने का फैसला किया। उधर एक दिन फिलिप्स नाम के कंटेस्टेंट ने देखा कि लगातार भागने के बावजूद भी उनका टाइमर ऊपर नहीं गया और तभी सारा ने ऐलान किया कि अब से वो भागने में हिस्सा नहीं लेगी, क्योंकि उसके मुताबिक शेयर्ड टाइम के जरिए सिर्फ नीचे वाले फ्लोर्स के लोग ही सामान मंगवाते थे और ये उसकी सिरदर्दी नहीं थी। इसके बावजूद भी अगले कुछ घंटों तक लगातार भागने के बाद भी उनका टाइमर कुछ खास नहीं बढ़ा, लेकिन अभी भी कुछ कंटेस्टेंट्स का मानना था कि उनकी मेहनत अगले कुछ घंटों में टाइमर में ऐड हो जाएगी और इसी तसल्ली से वो सभी लोग सोने चले गए। पर जब अगली सुबह उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि अब उनके टाइमर में बहुत कम समय बचा था और ये देखते ही उन सभी लोगों ने तेजी से ऊपर नीचे भागना शुरू कर दिया। पर तभी अचानक से यांग नाम की एक कंटेस्टेंट को दौरा पड़ गया और वो धड़ाम से जमीन पर गिर गई। उसकी ऐसी हालत देखकर 5th फ्लोर की कंटेस्टेंट मून ने तुरंत ही एक दवाई मंगवाने को कहा, क्योंकि आम जिंदगी में वो एक नर्स थी। पर जैसे ही चून जा वो दवाई मंगवाने के लिए आगे बढ़ी तो पार्टिसिपेंट नंबर 6 ने उसे रोक दिया, क्योंकि उसके मुताबिक यांग को सिर्फ एक दौरा ही तो पड़ा था, इससे मर थोड़ी जाएगी वो और उन्हें इसके लिए अपना समय कम करवाने की जरूरत नहीं है और अगर वो दवाई मंगवाएंगे तो टाइम और ज्यादा कम हो जाएगा। ये बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि सभी लोगों के बीच हाथापाई शुरू हो गई, जिससे बचते हुए जिनसू ने आखिरकार उस दवाई का ऑर्डर दे दिया। तभी सारा ने टाइमर की तरफ इशारा करते हुए बताया कि उनका टाइमर 40 घंटे पर चला गया है। दवाई आने के बाद उन सभी की नजर कमरे में लगे हुए कैमरा पर पड़ी, जिसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि असल में उनकी लड़ाई को कोई एंटरटेनमेंट के तौर पर देख रहा है, जिसके चलते टाइमर पर घंटे ऐड किए गए थे और वो शो असल में उनसे यही चाहता था। फिलिप्स ने उस शो में आते वक्त नंबर 7 चुनने से पहले काफी देर तक सोचा था और अपने कमरे में आते ही उसने एक टेबल, कॉपी और पेन मंगवा लिया था ताकि वो इस शो के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर सके। और अब वो लोग समझ चुके थे कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा घंटे पाने के लिए दर्शकों को एंटरटेन करना होगा और ये पता लगते ही वो सभी लोग प्लानिंग में लग गए, जिसके बाद उन सभी ने मिलकर एक टैलेंट शो बनाने का फैसला किया, जिसकी शुरुआत फिलिप्स ने नाक से बाजा बजाकर की और इसके बदले में उन्हें 24 घंटे मिले। जिसके बाद वो सब समझ गए कि ये आइडिया तो काम कर रहा है, तो अब उन्होंने तय किया कि अगले दिन ऐसे ही सभी लोग अपना अपना टैलेंट दिखाएंगे। साथ ही वो लोग ये भी सोचने लग गए कि आखिर उन्हें इस शो में कितने दिन रुकना है और उन्होंने ये फैसला सैंग गूक के ऊपर छोड़ दिया,
क्योंकि वो उन सभी में सबसे कम पैसे कमा रहा था। जिस पर सैंगूक ने जवाब दिया कि उसे 1 बिलियन की जरूरत है, जिसका मतलब था कि उन्हें 75 दिन तक वहां रुकना होगा। उस रात सोने जाने से पहले उन सभी ने टैलेंट शो के लिए अपना अपना सामान मंगवाया। अगले दिन टैलेंट शो की शुरुआत हुई, जहां मून ने गाना गाकर 10 घंटे कमाए और फिर पार्टिसिपेंट नंबर 6 ने कुछ ईंटें तोड़कर 15 घंटे, जिसके बाद चूनजा ने थोड़े मार्शल आर्ट्स मूव्स दिखाकर 17 घंटे कमाए। पर इसी बीच उसके हाथ में भी चोट लग गई। इस कॉन्टेस्ट में यांग और जिनसू कुछ खास नहीं कमा पाए थे, लेकिन सैंगूक ने जोकर बनकर 30 घंटे कमा लिए। और जब सारा की बारी आई तो उसने कहा कि मेरा टैलेंट थोड़ा 18+ है, जिसमें पार्टिसिपेंट नंबर 6 ने उसका साथ दिया और उन्होंने इससे 69 घंटे कमाए। ये तो कड़वा सच है दोस्तों, मर्दों की ठरक से ही तो इकोनॉमी चलती है, इससे तो पैसा बनेगा ही। अगली सुबह सैंगूक ने कहा कि अब मेरे कमरे में कूड़ा स्टोर नहीं किया जाएगा, क्योंकि अब कोई भाग नहीं रहा, अब दूसरे तरीके से घंटे कमाए जा रहे हैं। काफी देर तक बहस करने के बाद उन लोगों ने अगले दिन वोटिंग करने का फैसला किया। पूरा दिन सोचने के बाद जब अगले दिन उन्होंने वोटिंग की तो सबसे ज्यादा वोट सारा को मिले, जिसने पहले तो फैसला मानने का नाटक किया, पर अगले ही सेकंड अपने कमरे का दरवाजा लॉक कर लिया और अगले दिन उसने किसी को खाना भी नहीं भेजा। अब सारा के कमरा बंद करने की वजह से सभी लोग भूखे थे और अब खाने की कमी की वजह से लोगों को गुस्सा आने लगा था। ये देखकर आखिरकार यांग और जिनसू ने सारा कूड़ा अपने कमरों में रखने का फैसला किया, क्योंकि उन्होंने टैलेंट शो में सबसे कम घंटे कमाए थे। और जब फिलिप्स ने सारा को ये चीज बताई तो वो उन्हें खाना देने को सिर्फ तब तैयार हुई जब उन लोगों ने अपने शेयर टाइम से उसके लिए कुछ कपड़े खरीदे। कुछ देर बाद सारा ने सुझाव दिया कि अब हमेशा तो एक ही गेम नहीं खेल सकते हम, अब की बार किंग गेम खेलते हैं, जिसमें उन लोगों ने 8 बॉल्स में 7 नंबर और एक पर के लेटर लिखा हुआ था और जिसके पास भी के आएगा वो राजा होगा और अपनी मर्जी से किसी को भी कुछ भी डेयर दे सकता है। गेम शुरू होते ही सभी लोगों ने एक दूसरे को डेयर देना शुरू कर दिया, लेकिन इससे उनके टाइमर में कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। इसीलिए उन्होंने ज्यादा खतरनाक डेयर देने का फैसला किया ताकि लोग थोड़े एंटरटेन तो हों। और जैसे ही सारा की बारी आई तो उसने चूनजा और पार्टिसिपेंट नंबर 6 को आपस में लड़ने को कहा, जिसके बाद उन दोनों में काफी खतरनाक लड़ाई शुरू हो गई। अपने हाथ पर लगी चोट की वजह से चूनजा के लिए लड़ना मुश्किल हो रहा था, जिसका फायदा उठाकर पार्टिसिपेंट 6 ने उसे पीटना शुरू कर दिया। और जब तक बाकी लोग बीच में नहीं आए तब तक वो रुका नहीं, पर उनकी इस लड़ाई ने उन लोगों को 50 घंटे कमा के दिए थे। पर अब कई लोगों को अपनी सुरक्षा की चिंता हो रही थी और इसलिए सारा ने उनके सामने एक सुझाव रखा, जिसमें कोई भी डेयर करने के लिए मना कर सकता है, पर इसके बदले में उन्हें पनिशमेंट के तौर पर टेजर से बिजली के झटके दिए जाएंगे, पर उससे देखो कोई मरेगा नहीं। अगले दिन एक बार फिर से गेम शुरू हुई और इस बार भी सारा ही किंग थी और उसने जिनसू को मून की शर्ट के नीचे हाथ डालने को कहा, पर जिनसू देख पा रहा था कि मून ये सब करने में कंफर्टेबल नहीं है और इसीलिए उसने डेयर करने से मना कर दिया, जिसके बाद उसे पनिशमेंट के तौर पर शॉक दिया गया। झटका इतना तेज था कि वो बेचारा बेहोश हो गया और उसने पैंट में ही बाथरूम कर दिया, लेकिन इसके बदले में उन्हें 60 घंटे मिल गए थे। अगले दिन गेम को आगे बढ़ाते हुए यांग ने एक सिक्का उछालने का फैसला किया और पार्टिसिपेंट नंबर 6 और चूनजा को उसे गेस करने को कहा। जो भी हारा उसे टेजर से शॉक दिया जाएगा। इस टॉस में चूनजा हार गई, जिसके बाद उसका भी जिनसू वाला ही हाल हुआ। अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, पर तभी एक दिन सैंगूक ने चूनजा और जिनसू को बताया कि असल में ऊपर के फ्लोर वाले उन दोनों के खिलाफ काम कर रहे थे और यांग अक्सर सिक्के को उछालते समय उसे ढक लेती थी ताकि वो नतीजे को बदल सके। इसके बाद उन्होंने ये बात फिलिप्स को बताई, जिसने उन्हें सबूत इकट्ठा करने की सलाह दी। पर थोड़ी देर बाद फिलिप्स ने खुद यांग को बॉल्स के साथ हेरा फेरी करते हुए पकड़ लिया और उसने यांग को सावधान करते हुए चालाकी से खेलने को कहा। अगले दिन पहली बार सैंगूक को राजा बनने का मौका मिला और उसने यांग को बिना सिक्के को ढके उसे उछालने को कहा, जिसके बाद अब शॉक लगने की बारी सारा की थी। पर तभी पार्टिसिपेंट नंबर 6 ने पीछे से आकर फिलिप्स पर हमला कर दिया और जब उसे दोबारा होश आया तो वो सारा के कमरे में था, जहां पार्टिसिपेंट नंबर 6 ने फिलिप्स को समझदार कहते हुए उसके साथ टीम बनाने को कहा और फिलिप्स के पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था, क्योंकि पार्टिसिपेंट नंबर 6 के हाथ में काफी ताकतवर टेजर था। इसके बाद 6 ने मेन इंटरकॉम पर ताला लगाने के साथ साथ नीचे के सभी फ्लोर्स के इंटरकॉम भी तोड़ दिए ताकि सब कुछ उनके ही मुताबिक हो। इसके बाद उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि अब सिर्फ नीचे के फ्लोर वाले ही काम करेंगे और ऐसा ना करने पर उन्हें खाना नहीं दिया जाएगा और साथ ही अगर वो टाइम कमाने में कामयाब हुए तो इसके बदले में उन्हें सिक्के दिए जाएंगे, जिससे वो अपने लिए चीजें खरीद सकते थे और इस एक सिक्के की कीमत 3 घंटे के बराबर थी। जब चूनजा ने इस फैसले का विरोध करने की कोशिश की तो पार्टिसिपेंट नंबर 6 ने उस पर अपनी टेजर गन तान दी
और ये देखकर सैंगूक ने सिक्स पर हमला करने की कोशिश की, पर सिक्स ने उसे भी लात मारकर चुंजा को टेजर शॉक दे दिया, जिसके बाद वो सैंगूक की जख्मी लात पर पैर रखकर उसे मसलने लगा, जिसके चलते उन्हें कई सारे घंटे और मिल गए। इसके बाद फिलिप ने उन्हें उनके अगले गेम के बारे में बताया, जिसमें कुछ बॉल्स पर अलग अलग गेम्स लिखी हुई थी और लोअर फ्लोर के कंटेस्टेंट्स को उन्हीं में से एक बॉल चुननी थी और उस गेम के खत्म होने के बाद हारने वाले इंसान को सजा भी मिलेगी। सबसे पहले दिन उनकी बॉल पर छुपम छुपाई लिखा हुआ था, पर इस गेम में लोअर फ्लोर के सभी लोगों का एक एक बॉडी पार्ट कवर किया गया, जिसके बाद उन्हें छुपना था और वहीं अपर फ्लोर वालों का काम उन्हें ढूंढकर पीटना था। गेम के दौरान चुंजा का सामना पार्टिसिपेंट नंबर 6 से हुआ, जिसने उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया, लेकिन ऐन वक्त पर फिलिप ने वहां आकर उसे बचा लिया। गेम खत्म होने के बाद जिनसू को विनर घोषित किया गया, पर अब उसे आंख बंद करके अपने किसी एक साथी को बैट से मारना था और बदकिस्मती से ये साथी सैंगूक था, पर उनके इस घिनौने खेल ने उन्हें 26 घंटे कमा कर दिए, जिसका मतलब था 9 सिक्के। लेकिन इन सिक्कों को हासिल करने के लिए भी लोअर फ्लोर के सभी कंटेस्टेंट्स को एक पर्ची पर लिखना था कि उन्हें कितने सिक्के चाहिए, और अगर उन सभी का टोटल 9 से ज्यादा हुआ तो उनमें से किसी को भी एक सिक्का तक नहीं मिलने वाला। पर खुशकिस्मती से उन सभी ने 2-2 सिक्के लिखे थे, पर जिनसू ने तो एक ही लिखा था, जिसके चलते उसे रात को सिर्फ पानी पीकर सोना पड़ा। अगले दिन भी सारा ने एक बेहूदी गेम का आविष्कार किया, जिसके अंत में मून को सजा झेलनी पड़ी और इस बार उन सबका टोटल सिर्फ 10 ही घंटे बना था, जिसके चलते उन्हें कुछ भी नहीं मिला। हर रोज ऐसी गेम्स खेलने की वजह से उन सभी की हालत बिगड़ती जा रही थी। पर फिर सैंगूक ने चुंजा और जिनसू की जेब में एक नोट डाल दिया, जिसमें उसने उन दोनों को अपने कमरे में डिलीवरी लिफ्ट से आने को कहा। अगले दिन फिलिप्स ने उन्हें बताया कि लिफ्ट काफी ज्यादा आवाज करती थी, पर इसके बावजूद भी उन्होंने प्लान को आगे बढ़ाने का फैसला किया, जिसके चलते अगले दिन गेम के दौरान सैंगूक ने पेट में दर्द होने का बहाना बनाया, जो असल में बाकी लोगों के लिए एक सिग्नल था, और उसी दिन जिनसू और चुंजा चुपचाप लिफ्ट में छुप गए, जिसके बाद सैंगूक ने जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया, जिसे सुनकर ऊपर के फ्लोर के सभी लोग उसके कमरे की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन वहां पहुंचते ही पार्टिसिपेंट 6 और बाकी लोगों के बीच एक घमासान लड़ाई शुरू हो गई, और जैसे ही जिनसू वहां से निकलने लगा तो सारा ने उसके ऊपर अपनी टेजर तान दी, पर तभी फिलिप्स ने उन्हें बताया कि उसने टेजर्स की बैटरी पहले ही निकाल ली थी, और ये पता चलते ही चुंजा ने 6 को एक ही मुक्के में नीचे गिरा दिया। असल में चुंजा जब वहां आई थी तो उसके पास सिर्फ दूसरे फ्लोर का ही ऑप्शन था, जो उसे मजबूरन उठाना पड़ा था। इसके बाद उन लोगों ने सभी ऊपर के फ्लोर्स के कंटेस्टेंट्स को बांध दिया, और अपने आप को मुसीबत में पाकर फिलिप्स उनसे माफी मांगने लगा, जिसके चलते निचले फ्लोर्स के लोगों ने उसे छोड़ भी दिया। साथ ही उनके इस प्लान ने उन्हें कई घंटे कमा कर दे दिए थे। लोगों को ये बगावत देखने में काफी मजा आया था। इसके बाद उन्होंने सभी कंटेस्टेंट्स को उनके रूम में बांधकर 8th फ्लोर को कॉमन कमरे की तरह इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसी रात चुंजा ने इस शो को खत्म करने की बात कही, और इसके लिए वो सैंगूक के 1 बिलियन में कम पड़ रहे पैसे अपने प्राइस से देने को भी तैयार था, और इसीलिए उन्होंने अब अपना सारा समय आराम करने पर लगाना शुरू कर दिया। साथ ही वो समय समय पर कैद किए गए कंटेस्टेंट्स को भी खाना देते रहते थे, और जब उनके पास सिर्फ 9 घंटे बचे हुए थे तो वो सभी लोग एक दूसरे को अलविदा कहकर अपने अपने कमरे में चले गए। लेकिन फिर देर रात उनके टाइमर में समय तेजी से बढ़ने लगा। उन्होंने सभी कैदियों की तलाशी की, पर उन्हें कुछ भी अजीब नहीं लगा। पर कुछ देर बाद उनका टाइमर 45 से 52 घंटों पर चला गया, और फिर उसी वक्त उन्हें यांग के चिल्लाने की आवाज आई, और जब तक वो लोग वहां पहुंचते उन्होंने देखा कि किसी ने यांग का एक दांत निकाल लिया था। और ये देखकर जिनसू तुरंत ही पार्टिसिपेंट 6 के पास पहुंचा, और जब उसने 6 के जूते उतारे तो उसे पता चला कि किसी ने उसके पाँव के सारे नाखून निकाल दिए थे। और जब चुंजा ने उससे पूछा कि आखिर उसने किसी को इस बारे में बताया क्यों नहीं, तो 6 ने चुंजा से ये सवाल अपने दोस्तों से करने को कहा, जिसके बाद चुंजा को अब अपने सभी दोस्तों पर शक हो रहा था, और इसीलिए उसने जिनसू, फिलिप और सैंगूक को अपने अपने कमरे में बंद कर दिया। लेकिन साथ साथ उसने कहा कि खाना मिलता रहेगा सबको, बस अपने कमरे में रहो। अब उसने सिर्फ मून को ही बाहर रखा था, क्योंकि वो इतनी प्यारी सी थी, वो किसी का क्या ही बिगाड़ेगी। लेकिन इस गेम ने मून के दिमाग पर काफी बुरा असर डाल दिया था, और अब उसे अपने आसपास अजीबोगरीब चीजें दिखाई दे रही थी। ऐसे ही एक भ्रम के चलते उसे लगा कि सारा और यांग आजाद हो गए हैं, और इसीलिए वो ये खुशखबरी देने के लिए 6 के पास पहुंच गई, जिसने उसे अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया। मून ने 6 की बातों में आकर उसे आजाद कर दिया, जिसके बाद 6 ने अपने साथियों को छुड़ाने के बाद बाकी लोगों पर हमला बोल दिया, और एक बंदूक खरीदने के बाद उसने सभी लोगों को एक लाइन में बैठाकर पूछा कि नाखून आखिर किसने काटे थे,
और जब किसी ने भी जवाब नहीं दिया तो वो उन लोगों के साथ एक खेल खेलने लग गया जिसमें उसने सबसे पहले चूंजा पर गोली चलाने की कोशिश की और जब उस पर गोली नहीं चली तो सिक्स ने उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद उसने फिलिप्स की टांग में गोली मारी जिसके बाद वो सैंगूक की तरफ बढ़ा। पर तभी जिनसू को एक आइडिया आया और उसने कहा कि हम कैमरा फुटेज खरीद लेते हैं, उससे पता चल जाएगा कि किसने नाखून निकाले थे। ये बात सुनते ही सारा और सिक्स ने तुरंत ही फुटेज खरीद कर उसे देखना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें पता चला कि असल में सैंगूक ने ही सिक्स के नाखून निकाल कर उसके चेहरे पर पेशाब किया था, क्योंकि वो कंटेस्टेंट नंबर 6 से बदला लेना चाहता था। ये वीडियो देखने के बाद अब सिक्स सैंगूक को जान से मारने का मन बना चुका था, लेकिन सारा गेम को अभी खत्म नहीं करना चाहती थी और इसीलिए उसने सिक्स को टेजर शॉक देकर बेहोश कर दिया। इसके बाद सारा ने सभी कंटेस्टेंट्स को उनके कमरों में बंद कर दिया। असल में सारा को ये जगह बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी और वो कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहती थी और अपने एंटरटेनमेंट के लिए वो सभी के कमरों की फुटेज खरीदती थी, जहाँ उसे बाकियों को परेशान होता देखकर बहुत ज्यादा मजे आ रहे थे। कुछ दिन बाद उसे एहसास हुआ कि उन्होंने हर तरह से उन्हें परेशान कर लिया था और अब अगर और घंटे कमाने हैं तो कुछ अलग करना होगा, जिसके लिए उसने स्लीप डेप्रिवेशन का इस्तेमाल करने का फैसला किया, जिसमें उसने जिनसू, फिलिप, चुनजा और सैंगूक को एक कुर्सी पर बैठाकर उनके चेहरे के आसपास पानी भर दिया ताकि वो चाहकर भी सो ना पाए। इसके साथ ही उन लोगों को जबरदस्ती पूरे दिन वायलेंस से भरी हुई वीडियोस देखनी पड़ती थी, जिसका उनके शरीर पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा था। सारा पूरी तरह से अब एक साइको बन चुकी थी। वो पूरा दिन उन्हें देखती रहती, कभी हंसने लग जाती, कभी रोने लग जाती। साथ ही उसने एक कुत्ता भी खरीद लिया था, जिसके चलते अब यांग को उस कुत्ते की टट्टी भी साफ करनी पड़ती थी, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान थी। एक दिन जब वो सैंगूक का हाल पूछने के लिए उसके कमरे में गई तो सैंगूक ने उसका दांत निकालने के लिए उससे माफी मांगी और यांग ने भी उसे आसानी से माफ कर दिया। सैंगूक ने उसे बताया कि वो लोग अपने कमरे बदल सकते हैं, उसके लिए उन्हें $1 बिलियन की जरूरत है। बाहरी दुनिया में सैंगूक एक जोकर के तौर पर काम करता था। उसे अपनी बीमार बेटी के इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी और जब वो पैसे इकट्ठा नहीं कर पाया तो उसने एक इंश्योरेंस खरीद कर सब कुछ खत्म करने का सोचा। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कुछ कर पाता, एक सफेद गाड़ी उसे यहाँ पर ले आई, जहाँ अपने पैर पर लगी चोट की वजह से उसने फर्स्ट फ्लोर को चुना। पर जब उसने इंटरकॉम से कमरा बदलने की मांग की तो पता चला कि $1 बिलियन लगेंगे इसके, और तभी से वो $1 बिलियन कमाने में लगा हुआ था। उधर जिनसू की हालत काफी ज्यादा खराब थी और अब उसे अजीबोगरीब चीजें दिखाई दे रही थी। पर तभी यांग ने उसे होश में लाने के बाद बताया कि सैंगूक के पास सारा का राज खत्म करने का प्लान है। असल में सारा पूरी तरह से एक साइकोपैथ बन चुकी थी जो सोती तक नहीं थी और इसीलिए उनके पास थोड़ा ही समय था जब वो गोल्फ खेलने के बाद नहाने जाती थी, क्योंकि तब उसके पास उसकी पिस्टल नहीं होती थी। इस काम में सबसे ज्यादा खतरा यांग की जान को था और इसीलिए उसने सबसे पहले कमरा चूज करने की इच्छा जाहिर की, जिसके लिए सभी लोग तुरंत ही तैयार हो गए। पर मून की एक शर्त थी जिसे यांग ने बिना सुने ही मान लिया, क्योंकि वो कुछ भी करके सारा से पावर छीनना चाहती थी। अगले दिन जब वो गोल्फ खेलने के लिए नीचे आई तो इस बार यांग उससे ज्यादा एक्साइटेड थी। सारा का ज्यादा मन नहीं था, पर फिर भी उसने सारा को किसी तरह खेलने के लिए मना ही लिया। उधर मून ने सभी लोगों को आजाद तो कर दिया था, पर इतने दिनों से बंधे रहने की वजह से उन लोगों का चलना फिरना बहुत मुश्किल हो रहा था। वहीं इस हलचल की वजह से सारा का कुत्ता लगातार भौंकने लगा, जिसकी आवाज सुनकर सारा तुरंत ही जांच करने के लिए उस तरफ जाने लगी। वहीं जिनसू और मून सारा से छुपने के लिए 6th फ्लोर में घुस गए, जिनको वहां देखकर पार्टिसिपेंट नंबर 6 ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और इधर सारा ने अपनी बंदूक तैयार कर ली थी। पर जैसे ही वो उन दोनों पर गोली चलाने वाली थी तभी यांग ने पीछे से आकर उस पर हमला कर दिया। सारा को कैद करने के बाद सभी लोग रो रहे थे, क्योंकि अब आखिरकार वो आजाद थे। और तभी मून ने यांग को अपनी शर्त के बारे में याद दिलाया, जिसके बाद उसने पार्टिसिपेंट नंबर 6 की मरहम पट्टी करने के लिए कुछ दवाई मंगवाई। मून का काम खत्म होने के बाद अब सैंगूक की बारी थी और उसने तुरंत ही इंटरकॉम से कमरा बदलने की रिक्वेस्ट की, जिसके बाद उनके सामने एक एनवेलोप आया जिसके अंदर सिर्फ कमरा बदलने का तरीका लिखा हुआ था और $1 बिलियन सिर्फ इस एनवेलोप की कीमत थी। इसके साथ ही हर एक कमरे का अलग अलग रेट था। 8वें कमरे का रेट तो 340 बिलियन था और ये पता चलते ही वो सभी लोग रोने लग गए। इधर गेम में $1 बिलियन के झटके के बाद सैंगूक ने यह ऐलान किया कि वो अपनी बेटी के लिए पैसे लिए बिना कहीं नहीं जाने वाला और इसीलिए उसने सभी लोगों को कुर्सियों पर बांध दिया। पर वहीं जमीन पर गिरी हुई सारा ये सब देखकर हंस रही थी।
उधर सभी लोगों को बांधने के बाद सांगवूक खुद और घंटे कमाने के लिए एक रस्सी पर चढ़ गया, पर जैसे ही वो रस्सी को पार करने वाला था अचानक उसका पैर फिसल गया, पर फिर भी उसने किसी तरह से खुद को संभाल लिया, जिसके चलते उसने कई सारे घंटे कमा लिए। और ये देखकर सभी लोग समझ गए कि वो ये सब जानबूझकर कर रहा है। इसके बाद सांगवूक ने अपने अगले करतब में एक बहुत ऊंची छलांग मारी, जिसने उसे एक कैमरा के पास पहुंचा दिया। पर जैसे ही उसने उस कैमरा को पकड़ा तो वो कैमरा उसके साथ नीचे ही गिर गया। जमीन पर गिरते ही कैमरा में आग लग गई और कुछ ही सेकंडों बाद सांगवूक भी उस आग में गिर गया। इधर सभी लोग रस्सियों से बंधे हुए थे तो वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे, पर इसके बावजूद भी फिलिप्स, चुंजा और जिनसू ने खुद को जैसे तैसे आजाद किया और तुरंत ही सांगवूक की मदद के लिए आगे बढ़े। पर तब तक वो काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था और इसीलिए मून ने तुरंत ही उसे हॉस्पिटल ले जाने की सलाह दी। उन लोगों ने मदद मांगने की काफी कोशिश की, पर इसके बदले में सिर्फ उनके घंटे बढ़ते जा रहे थे। और ये देखकर जिनसू को लगा कि शायद उन्हें एंटरटेनमेंट रोक देना चाहिए और इसीलिए उसने चुंजा के साथ मिलकर सभी कैमरास को तोड़ना शुरू कर दिया। और जैसे ही उन्होंने लिफ्ट में लगे आखिरी कैमरा को तोड़ा तो तुरंत ही दरवाजा खुल गया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और सांगवूक ने वहीं पर अपना दम तोड़ दिया। लेकिन सारा के मुताबिक ये एक परफेक्ट एंडिंग थी। जैसे ही जिनसू दरवाजे से बाहर निकला तो उसे ऑडियंस की तालियों की आवाज सुनाई दी, जो असल में सिर्फ एक रिकॉर्डिंग थी। साथ ही उन्हें एक नोट मिला जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि जल्द ही उनके पैसे उनके अकाउंट में आ जाएंगे। वहां से निकलने के बाद उन्हें पता चला कि असल में वो लोग उस गेम में 2 महीनों से फंसे हुए थे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।